अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर 3 के अंदर रैंडमाइज्ड ट्रायल्स को पढ़ रहे थे। उसके अंदर मैंने आपको अदर ट्रायल्स पढ़ाई थी, जिसमें फैक्टोरियल ट्रायल्स पढ़ा दिया था। मैंने आपको रैंडमाइज्ड क्रॉसओवर ट्रायल्स के बारे में भी बता दिया था, क्लस्टर रैंडमाइज्ड ट्रायल्स के बारे में भी बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी N ऑफ 1 रैंडमाइज्ड ट्रायल्स के बारे में कि ये क्या होती हैं। जो हमारे पास रैंडमाइज्ड ट्रायल्स थी ना, वो क्या थी कि वो एज अ होल हम तमाम पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जो रैंडमाइज्ड ट्रायल्स थी ना, वो हमें जो है ना इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन को बता रही थी पूरी पॉपुलेशन के ऊपर। वो हमें किसी एक इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन के बारे में नहीं बता रही थी, ठीक है। इसीलिए हम N ऑफ 1 रैंडमाइज्ड ट्रायल यूज़ करते हैं, क्योंकि N ऑफ 1 रैंडमाइज्ड ट्रायल हमें सिंगल पेशेंट के ऊपर या इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में बताती हैं, ठीक है। इसमें हम ट्रायल कंडक्ट करते हैं ऑन अ सिंगल पेशेंट। सिर्फ एक सिंगल पेशेंट पे हम जो है वो ट्रायल कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और वो सिंगल पेशेंट ही रिसीव करता है दोनों, ट्रीटमेंट कंडीशन भी और कंट्रोल कंडीशन भी, ठीक है। और फिर हम उसके ऊपर देख लेते हैं कि कौन सा जो इंटरवेंशन था उसके ऊपर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, ठीक है, कंट्रोल वाला था या फिर ट्रीटमेंट वाला, कौन सा उसके ऊपर ज़्यादा इफ़ेक्टिव था पेशेंट के ऊपर, ठीक है। और ये सारी स्टडी हम एक सिंगल पेशेंट के ऊपर ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। इस अप्रोच को हम कहते हैं N ऑफ 1 रैंडमाइज्ड ट्रायल, जिसमें हमारा सारा फोकस सिर्फ एक सिंगल पेशेंट के ऊपर ही होता है और हम इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन भी उसी सिंगल पेशेंट के ऊपर ही देख रहे होते हैं। वो एक पर्सन ही हमारा कंट्रोल ग्रुप भी होता है और हमारा इंटरवेंशन ग्रुप भी होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि N ऑफ 1 रैंडमाइज्ड ट्रायल के अंदर जब हम कर रहे होते हैं तो हमें ऐसी कंडीशन चाहिए जो कि क्रोनिक हो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नेचुरल रिकवरी की वजह से पेशेंट खुद ब खुद रिकवर कर जाता है, तो फिर हमें पता नहीं चलता कि इंटरवेंशन का क्या इफेक्ट है। इससे जो कंडीशन है पेशेंट की क्रोनिक होनी चाहिए, ताकि वो नेचुरल रिकवरी की वजह से खुद ठीक ना हो, ठीक है, और ताकि हमें जो स्टडी है उसके अच्छे इफ़ेक्ट्स मिल सकें। दूसरा इसके अंदर क्या होना चाहिए, द इंटरवेंशन शुड बी वन, इंटरवेंशन ऐसी होनी चाहिए जो कि ट्रांजिएंट इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करे, मीन्स टेम्परेरी इफेक्ट दे, ठीक है। और जैसे ही हम इंटरवेंशन को रिमूव करेंगे, इंटरवेंशन पेशेंट को देना बंद करें, तो पेशेंट अपनी जो है वो बेसलाइन लेवल या अपनी ओरिजिनल कंडीशन की तरफ वापस आ जाए, ठीक है। ऐसी इंटरवेंशन चूज़ करनी है जो टेम्परेरी इफेक्ट दे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, जो N1 रेंडमाइज्ड ट्रायल्स हैं ना, ये हम पैलिएटिव इंटरवेंशन के लिए यूज़ करते हैं क्रोनिक कंडीशंस के अंदर, ठीक है। पैलिएटिव इंटरवेंशंस क्या होती है, पैलिएटिव इंटरवेंशंस होती हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। जैसे हम सिम्टम रिलेटेड ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को है टूथ पेन, ठीक है, उसके दांत में दर्द है, तो हम क्या करते हैं, उसको दांत के दर्द से रिलेटेड मेडिसिन दे देते हैं। तो क्या होता है कि उसकी वो जो दर्द है वो ठीक हो जाती है। ये है सिम्टम रिलेटेड ट्रीटमेंट। और जैसे ही वो मेडिसिन लेना छोड़ेगा, उसको वो दर्द दोबारा शुरू हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ये देखें, यहाँ पे भी मैंने आपको यही बताया था कि ऐसी इंटरवेंशन लेनी है हमने जो टेम्परेरी इफेक्ट दे, जैसे ही पेशेंट उसको लेना छोड़े वो दोबारा से अपनी उसी कंडीशन में वापस आ जाए। ये बात भी मैंने आपको पहले बताई है, ठीक है। और लास्ट इसमें आ जाता है कि जो स्ट्रेंथ है ना N1 ट्रायल की, वो ही इसकी लिमिटेशन है। कैसे? क्योंकि जो N1 ट्रायल है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, ये हमें सिर्फ एक सिंगल पेशेंट के ऊपर इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में बताती है, तो हम उसको एज अ होल तमाम पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिस्टेमिक रिव्यूज़। सिस्टेमिक रिव्यूज़ में हम देखते हैं कि जो हमारी इंटरवेंशन थी वो कितनी इफ़ेक्टिव थी, ठीक है। और जो सिस्टेमिक रिव्यू हमारे पास होता है, ये हमारे पास एज अ होल तमाम रिसर्चेस का सम अप होता है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हाई क्वालिटी सिस्टेमिक रिव्यू क्या प्रोवाइड करता है हमें, कम्प्रीहेंसिव, ट्रांसपेरेंट और मिनिमली बाइज्ड ओवरव्यू ऑफ द रिसर्च लिटरेचर, ठीक है। हमें ऐसा डाटा प्रोवाइड करता है जो कम्प्रीहेंसिव भी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, उसमें कोई बायसनेस वगैरह की गुंजाइश नहीं होती। नेक्स्ट वो कहते हैं जो सिस्टेमिक रिव्यूज़ हैं रेंडमाइज्ड ट्रायल्स के, वो क्या करते हैं, बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं हमारे पास, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर इंटरवेंशन से रिलेटेड हमें बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सिस्टेमिक रिव्यूज़, ठीक है। रिव्यूज़ मैंने आपको बता दिया कि इंटरवेंशन कितनी इफेक्टिव थी, उसे हम रिव्यू बोलते हैं। आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं रिव्यू की, एक है नरेटिव रिव्यू और दूसरा है सिस्टमैटिक रिव्यू, ठीक है। नरेटिव रिव्यू हमारे पास एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। इसमें हम अपना रिव्यू देते हैं अबाउट डैट रिसर्च जो हमने पढ़ी होती है, ठीक है।
ये हमारे पास जो नरेटिव रिव्यू है ना, इसमें होता क्या बेसिकली, हमने फॉर एग्जांपल कोई भी रिसर्च पढ़ी, एक रिसर्चर है वो डिफरेंट रिसर्चेस को रीड करता है और फिर उन रिसर्चेस के अंदर जो इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन के बारे में बताया होता है उन सब को वो अपने अंदाज में बयान करता है, इसे हम कहते हैं नरेटिव रिव्यू। ठीक है, इसमें जो है रिसर्चर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। रिसर्च रिव्यू में क्या होता है, इसमें हम 10 से 11 रेंडमाइज ट्रायल्स को पिकअप करते हैं जो कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, और इन तमाम के रिज़ल्ट्स को फिर एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद ये रिव्यू दिया जाता है कि इंटरवेंशन इफ़ेक्टिव है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यू एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू होता है। इसमें हम बताते हैं कि हमने डाटा कहाँ से लिया, रिज़ल्ट कहाँ से सिलेक्ट किए, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, सोर्स से रिलेटेड जहाँ से हमने जो रिज़ल्ट हैं वो निकाले हैं। इसमें 2 क्राइटेरिया आते हैं, इंक्लूजन क्राइटेरिया और दूसरा है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। इसमें फॉर एग्जांपल हमने 10 रेंडमाइज ट्रायल रिसर्चेस लिए हैं तो इसमें हम बताते हैं कि हमने रिसर्चेस कहाँ से पिक की हैं। ठीक है, प्लेस बताते हैं कि कहाँ से लिए, जर्नल वगैरह से लिए हैं, वेबसाइट से लिए हैं, बुक से लिए हैं, कहाँ से लिए, सोर्स बताया जाता है। ठीक है, और जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है इसमें फॉर एग्जांपल हमने 10 केस स्टडी रिव्यूज़ लिए हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि इसमें जो तमाम रिसर्चेस है उसका क्लियर ट्रांसपेरेंट इमेज होता है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर। नरेटिव रिव्यू और सिस्टमैटिक रिव्यू के अंदर जो नरेटिव रिव्यू है ना, ये रीडर के लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है क्योंकि ये क्या करता है, ये एक वास्ट लिटरेचर को समराइज़ कर देता है हमारे लिए। ठीक है, ऐसे मैंने बताया कि बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं वो बहुत सारी रिसर्चेस को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका वो अपने अंदाज में जो है वो उसको बयान करते हैं कि क्या बताया गया है इसके अंदर इफ़ेक्ट ऑफ इंटरवेंशन से रिलेटेड, तो वो सारा समराइज़ हो जाता है। बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी रिसर्चेस समराइज़ हो जाती हैं, इसीलिए ये रीडर के लिए अट्रैक्टिव है। लास्ट में हम बात करते हैं मेटा एनालिसिस के बारे में। मेटा एनालिसिस जो है, मेटा एनालिसिस पार्ट है हमारे पास रिव्यू का। ठीक है, इसके अंदर तमाम सिस्टेमिक रिव्यूज़ इंक्लूड हो रहे होते हैं। मेटा एनालिसिस सिस्टेमिक रिव्यू का पार्ट भी हो सकता है और नॉन सिस्टेमिक रिव्यू का पार्ट भी हो सकता है। नॉन सिस्टेमिक रिव्यू को हम नरेटिव रिव्यू भी बोलते हैं। नरेटिव रिव्यू का दूसरा नाम है नॉन सिस्टमैटिक रिव्यू। ठीक है, मेटा एनालिसिस के अंदर हम उन सिस्टेमिक रिव्यूज़ को पिक करते हैं जिनके ऊपर हम स्टैट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो सिस्टेमिक रिव्यूज़ जिनके ऊपर स्टैट्स अप्लाई की जा सकती है उसे हम मेटा एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, और जो वो चीज़ जिसके ऊपर स्टैट अप्लाई की जा सकती है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। ठीक है, बहुत जिसके ऊपर हम स्टैट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो मेटा एनालिसिस है ये पावरफुल एविडेंस है। ठीक है, तमाम सिस्टेमिक रिव्यूज़ जिन पर हम स्टैट्स अप्लाई कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं मेटा एनालिसिस। ठीक है, इसके बाद इसमें आ जाता है कि वो नरेटिव रिव्यूज़ या वो नॉन सिस्टेमिक रिव्यूज़ जिन पे हम स्टैट्स अप्लाई कर सकते हैं वो भी मेटा एनालिसिस के अंदर ही आती हैं। ठीक है, सिस्टेमिक रिव्यूज़ जिन पे हम स्टैट अप्लाई कर सकते हैं वो भी मेटा एनालिसिस के अंदर आती हैं, और नॉन सिस्टेमिक रिव्यूज़ या नरेटिव रिव्यूज़ जिन पे हम स्टैट्स अप्लाई कर सकते हैं वो भी मेटा एनालिसिस के अंदर ही आती हैं। आज हमारा जो था टॉपिक व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट इफ़ेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन चैप्टर 3 के अंदर ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम जो है वो एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं ना उनके आंसर्स देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं।